नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें 3-4 सेगमेंट लिए गए हैं, जैसे कुछ गुफाएं हैं उसको शामिल किया गया है और मुग़ल काल का कुछ छोटा मोटा डाटा लिया गया है जो बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। वन लाइनर बेस में डाटा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी होने के कारण जो है आपको क्लास रेगुलर नहीं मिल पा रही है, जो क्लास टॉपिक वाइज चलनी चाहिए थी। जैसे अब हमें पहाड़ी शैली पढ़ना था और जो है राजस्थानी शैली पढ़ना था, उसकी क्लास नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है। बहुत जल्द आपकी क्लास वो सुचारू रूप से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो बेटा हुमायूं आप जानते होंगे मुग़ल शैली का एक अच्छा शासक माना जाता है और सीढ़ियों से गिर करके, पुस्तकालय की सीढ़ियों से खुद गिरता है और वहीं से इसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर एक टिप्पणी करते हैं। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने अपनी जान दे दी? तो ये लेन पूल हैं। लेन पूल एक दार्शनिक टाइप के आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल जो है डाटा लिखते हैं। और लेन पोल ने मूल रूप से हुमायूं के ऊपर एक टिप्पणी की थी कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी जान भी निकल जाती है। महत्वपूर्ण डाटा है, ये पूछा जा चुका है, वनडे एंट्रेंस में 1-2 बार छप चुका है। यूपी PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। TGT आर्ट में एक डाटा और पूछा जाता है, ईरानी चित्रकार अबुल समद सिराजी और मीर सैयद अली किस मुग़ल शासक में सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया? तो अबुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को मूल रूप से सबसे पहले हुमायूं ही बुलाता है, हुमायूं ही अपने दरबार में आमंत्रण देता है। नेक्स्ट डाटा आता है हुमायूं से कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो बेटा अबुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जो थे ये ईरान यानी फ़ारस के रहने वाले थे। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया बेटा ये। अबुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जो है ईरान यानी फ़ारस के रहने वाले थे और ये किसके दरबार में थे? तो हुमायूं के दरबार में थे। आगे हम लोग बात करते हैं हुमायूं से। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है ये कि हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाया था? तो वो कहानी कौन सी थी? तो अमीर हमजा कहानी थी, उसका चित्रण सबसे पहले हुमायूं ने ही स्टार्ट करवाया था। हुमायूं। नेक्स्ट, हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं बेटा? तो अमीर हमजा कहानी के जो चित्र हैं वो मूल रूप से सूती कपड़ों पर बने हुए हैं। सूती कपड़ा इसका राइट आंसर बन रहा है, सूती कपड़े पर बने हुए हैं। एक डाटा और पूछा जाता है, हुमायूं एक यात्रा पे जाता है तो उस टाइम उसके बगल में एक कबूतर आता है, बैठता है और एक जगह वो रुकता है। तो जब वो रुकता है, कबूतर बगल में बैठ जाता है तो उसको पकड़वा लेता है, उसका पंख कटवा के फिर चित्रकारों से कहता है इसका चित्र बनाओ। तो ये डाटा बार बार पूछा जाता है जो है TGT आर्ट में। किसने कबूतरों के पंख को कटवाकर चित्रकारों से उसकी चित्र बनवाया था? तो मूल रूप से ऐसा कारनामा जो है हुमायूं ने ही करवाया था। ऐसा कुकर्त कार्य जो है मूल रूप से हुमायूं ने ही किया था। कबूतर का पंख कटवा दिया, उसके बाद उसकी चित्रकारी करवाई, फिर उसे छोड़ दिया। तो कबूतर जब उड़ ही नहीं पाएगा तो वो दाना पानी कैसे करेगा? आप जानते होंगे भ्रमण का काम होता है उनका। तो ऐसा भी कार्य इसने किया है और ऐसी चित्रकारी भी इसने करवाई है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है बेटा ये कि दिल्ली में दीनपनाह नगर यानी विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो दीनपनाह नगर को सबसे पहले हुमायूं ने ही बरसाया, हुमायूं ने ही बसाया था। ये मुग़ल शैली का एक बढ़िया और स्थापत्य शैली का एक अच्छा उदाहरण है। दीनपनाह नगर है, विश्व का शरण स्थल था, इसको इसने बनवाया था। एक डाटा और पूछा जाता है, शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी मूल रूप से किला ए कुहना मस्जिद बनवाता है। किला ए कुहना मस्जिद है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर है और मूल रूप से आप जानते होंगे शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को खदेड़ता है, एक युद्ध में हराता है, उसके बाद कुछ दिनों तक ये शासन भी करता है। दिल्ली सल्तनत पे इसका राज भी होता है, कायम होता है। हुमायूं भागता है तो अपनी पत्नी को साथ भागता है और जब पत्नी इसकी जाती है तो वो प्रेगनेंसी की हालत में होती है। और आप जानते होंगे राणा बीरसाल के महल में मूल रूप से अकबर का जन्म इसीलिए वहीं हो जाता है। और अकबर की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसका पिता उसके साथ नहीं रहता है और जब पिता साथ नहीं रहता है और युद्ध की स्थिति होती है तो वो बाहर नहीं निकाला जा सकता और जब वो बाहर ही नहीं निकलते हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो जाती। इसीलिए अकबर को कहा जाता है अनपढ़ राजा। ठीक है। एक डाटा बाबर से पूछा जाता है, बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी? तो बेटा बाबर मूल रूप से बेहजाद के चित्रों, बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? ईरान का चित्रकार था, उसके चित्रों की खूब आलोचना करता था।
बेहजात कहाँ का चित्रकार था? तो खुरांस और हेरात में मूल रूप से वो बेहजात जो है मूल रूप से चित्रकारी करता था। खुरांस और हेरात ये कहाँ का चित्रकार था? ईरान का चित्रकार था, आप जानते ही हैं। किस ईरानी चित्रकार को पूरब का राफेल यानी राफेल ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है? तो राफेल ऑफ द ईस्ट या फिर पूरब का राफेल बेहजात को कहा जाता है। बेहजात की आलोचना बाबर किया करता था। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा कहाँ पे मूल रूप से ले जाके रखी गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में मूल रूप से रखी गई है। किसकी? शाहनामा की एक प्रति। शाहनामा की एक प्रति मूल रूप से कहाँ पे रखी है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में रखी हुई है। ठीक है। और डाटा क्या पूछा जा सकता है? तो जीवनी लेखकों का अगर राजकुमार किसे कहा जाता है बेटा? तो जीवनी लेखकों का राजकुमार मूल रूप से बाबर को ही कहा जाता है। बाबर का एक सेनापति आता बेटा, उसका नाम है मीर बकी। मीर बकी ही सबसे पहले किसका निर्माण करवाता है? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। बाबर का सेनापति है मीर बकी, इसीलिए बार बार उसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि बाबर के समय में बनी थी, मीर बकी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर को हटा करके मूल रूप से वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आप देख रहे होंगे वर्तमान में साक्ष्यों के आधार पे राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पे हो रहा है और मीर बकी का जो है वो मामला शांत हो गया। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो बेटा मुगल कालीन स्थापत्य की अगर शुरुआत बात करें तो वो बाबर के समय में हुई है, जबकि मुगल शैली की स्थापना किसके समय में होती है? तो वो अकबर राइट आंसर बनता है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, याद रखना है। दोनों क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मुगल शैली अकबर जन्मदाता है और मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय में हो जाती है, क्योंकि मुगल शैली की नींव बाबर खुद ही रखता है, फरगना का शासक। एक डाटा और पूछा जाता है, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है, तो प्रथम स्थापत्य क्या है बेटा? तो काबुली बाग मस्जिद है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में स्थित है। काबुली मस्जिद मूल रूप से मुगल कालीन का प्रथम स्थापत्य कला केंद्र है, याद रखना है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था बेटा? छवि चित्रकार के लिए सबसे अच्छा फेमस डाटा है बसावन। बसावन जो है अकबर के काल का था और मूल रूप से छवि निर्माण के लिए बहुत विख्यात था। ठीक है, तो बसावन राइट आंसर बनता है। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद मूल रूप से रज्मनामा कहलाता है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद में किसने किया था बेटा? तो फारसी अनुवाद इसका अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद मूल रूप से रज्मनामा के नाम से किया है। आगे हम लोग बात करते हैं अकबर कालीन चित्र अनवर ए सुलेही भी है और अय्यार ए दानी से दोनों एक ही चीज़ का फारसी अनुवाद है बेटा। ये पंचतंत्र का जो है चित्रित अनुवाद है, पंचतंत्र का ही मूल रूप से ये अनुवाद माना जाता है इसे, चाहे वो अनवर ए सुलेही हो चाहे वो अय्यार ए दानी हो, दोनों पंचतंत्र का ही अनुवाद है, याद रखना है। ये फारसी अनुवाद है और ये कालीन चित्रित है अनवर ए सुलेही का। ठीक है, अनवर ए सुलेही किसका है? तो पंचतंत्र का ही है। दोनों ऑप्शंस में रहे हैं, दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखना है। अनवर ए सुलेही जिसे पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कहते हैं, किसने किया है? तो फौजी ने किया है बेटा। फैजी राइट आंसर बनता है। फैजी ने अनवर ए सुलेही का फारसी में अनुवाद किया है। अकबर कालीन चित्रकार था, उसके 9 रत्नों में से एक था। आगे बात करते हैं, एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, डाटा है वाकयात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो वाकयात ए बाबरी में मूल रूप से 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों को उल्लेखित किया गया है। आगे एक डाटा और पूछा जाता है बेटा, आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है? तो आईने अकबरी में मूल रूप से 13 हिंदू और 4 मुसलमान हैं। आईने अकबरी में 13 हिंदू और 4 मुसलमान को शामिल किया गया है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ रखी है बेटा? तो बाबरनामा की जो प्रति है अकबर कालीन वाली, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। आगे डाटा आता है, एक महत्वपूर्ण पक्षी चित्रकार है मुगल शैली का मंसूर, जिसे उस्ताद मंसूर के नाम से कहा जाता है और बाज पक्षी का चित्रण इसी ने ही किया है। एक डाटा और पूछा जाता है मुगल शैली का कि मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो बेटा प्रसिद्ध पेंटर भी मूल रूप से उस्ताद मंसूर ही था, जिसे अबुल हसन के पश्चात इसको जो है मूल रूप से जहांगीर प्रमोट करता है।
उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो पशु पक्षी चित्रों के लिए फेमस था। आगे हम लोग बात करते हैं तो मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो मुगल काल में श्रेष्ठ जो पशु पक्षी का चित्रण है वो मूल रूप से कहाँ पे बनता है बेटा? तो जहांगीर के काल में बनता है। जहांगीर काल उसका राइट आंसर हो जाता है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई? तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाने का कारनामा जो है जहांगीर ने ही किया है। जहांगीर इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट डाटा बात करते हैं तो जहांगीर कालीन एक डाटा और पूछा जाता है, भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो भारतीय सुंदरी चित्र जो है मूल रूप से भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है बेटा। जहांगीर काल का है भारतीय सुंदरी चित्र जो है वो भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है। जहांगीर की चित्रशाला थी, जहांगीर की चित्रशाला कहाँ थी बेटा? तो जहांगीर की जो चित्रणशाला थी वो इलाहाबाद में थी, यानी प्रयागराज में थी। आगे बात करते हैं किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाए? तो अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे जो चित्र बनाया है वो जहांगीर के दरबार में ही रहते थे और मूल रूप से जहांगीर के समय के ही थे। उस्ताद मंसूर का चित्र जो है मोरनी किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो मोरनी मूल रूप से लिब्रो संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। लिब्रो संग्रहालय इसका राइट आंसर बनता है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है बेटा, बनी ठनी को कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है तो भारत की मोनालिसा की संज्ञा प्राप्त है बनी ठनी को। बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मूल रूप से बनी ठनी को चित्रित किया गया है, रखा गया है, सुरक्षित रखी हुई है। श्यामंत सिंह व बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में गुडेलिया झील में नौका विहार करते हुए किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो गुडेलिया झील में मूल रूप से किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। बनी ठनी निहाल चंद्र ने बनाया है और कृष्ण राधा के प्रेम को ये दर्शाता है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है यहाँ से बेटा, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है बेटा? ई डंकिंसन मूल रूप से किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक माने जाते हैं। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जानी जाती है बेटा? मार्बल की नगरी यानी संगमरमर की नगरी किशनगढ़ को ही माना जाता है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो निहाल चंद्र, भवानीदास और सूरतराम मूल रूप से इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। भवानीदास, राम सूरत और निहाल चंद। बूंदी शैली की अगर बात करते हैं, बूंदी शैली राज्य की स्थापना किसने की थी बेटा? तो 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने मूल रूप से बूंदी शैली को अपनाया था, इसकी स्थापना की थी 1342 ईस्वी में। याद रखना है, बूंदी शैली हमने पढ़ रखा है। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी पे। महावीर स्वामी 599 में जन्म होता है और 529 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में हुआ। बहुत बार पूछा है कि बेटा ये कुंडलग्राम, महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। महावीर को कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो जाम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे मूल रूप से ज्ञान प्राप्त होता है महावीर स्वामी को। आगे बात करते हैं महावीर के पिता का नाम क्या है? तो महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला है। विवाह किससे होता है? यानी इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? तो अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी या फिर अड़ोज्या मूल रूप से महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी का पहला अनुयायी कौन बनता है? तो महावीर स्वामी का जो पहला अनुयायी बनता है इनका दामाद है जमाली, प्रियदर्शनी का पति है, वही बनता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व में होती है। लगभग ये 72 आयु लगभग पार करते हैं और राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बड़ा वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करते हैं तो ऋषभदेव इसके राइट आंसर हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गुफाओं के बारे में अगर बात करें तो एलिफेंटा गुफा में बार बार क्वेश्चंस बनता है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है बेटा? एलिफेंटा गुफा चारों साइडों से जो है समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? तो धारापुरी मूल रूप से एलिफेंटा का प्राचीन नाम था धारापुरी। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं बेटा? तो एलिफेंटा में कुल मिला के 7 गुफाएँ स्थित हैं, ये याद रखना है। 7 गुफाएँ हैं एलिफेंटा में।
एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के सामंत सलाहकारों के द्वारा मूल रूप से एलिफेंटा गुफा का निर्माण होता है। ये चारों साइडों से समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना है। एलिफेंटा का ही पुराना नाम धारापुरी है। आगे बात करते हैं, एलिफेंटा में एक डाटा और फेमस है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति एक मिलती है, लगभग 20 फीट इसकी हाइट होती है या 6.1 मीटर माना जाता है। इतनी लंबाई या ऊंचाई की मूल रूप से एक त्रिमूर्ति मिलती है। यही फेमस है अजंता के लिए, एलिफेंटा के लिए। नेक्स्ट एक डाटा और पूछा जाता है बार बार, विख्यात महेश मूर्ति यानी राक्कट कहाँ स्थित है? तो महेश राक्कट मूल रूप से एलिफेंटा में ही स्थित है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो बड़े पत्थरों पे हाथी की जो मूर्ति है वो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, मूल रूप से पूर्व नाम इसका था विक्टोरिया गार्डन, मुंबई में स्थित है। तो मूल रूप से हाथी की एक बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में। अंतिम डाटा जो बार बार पूछा जाता है वो है एलिफेंटा गुफा से वो कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दाम्पत्य रूप में दर्शाया गया है, कहाँ स्थित है? तो शिव और पार्वती को दाम्पत्य रूप में दर्शाया गया है, उस मूर्ति का नाम है कल्याण सुंदर मूर्ति, मूल रूप से एलिफेंटा में ही दर्शाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हुई होगी, क्योंकि जो डाटा आपको पढ़ा दिया गया है उसको रिकॉल करा दिया गया है यहाँ पे, और जो नहीं पढ़ाया गया हो उसे शामिल ही नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर देना बेटा, और फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।